हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है वो स्पेशली बोर्ड वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट आप जानते हैं कि ये मैटर की तीन स्टेट्स में से एक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है आप लोग हमेशा छोटे से ही पढ़ते आए हो कि सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो लिक्विड्स होते हैं उसमें जो एटम्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। गैसेस में क्या होते हैं कि एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें केवल एक स्टेट के बारे में पढ़ना है, वो है क्या, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट की जो डेफिनेशन है बेसिक सी वो क्या है, इन सॉलिड स्टेट constituent particles are closely packed that they are unable to move। तो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी जिससे वो सॉलिड बना है कोई भी सॉलिड, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड, एकदम पास पास होते हैं, एकदम पैक्ड होते हैं टाइटली। और क्या करते हैं, उनमें अनेबल टू मूव, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते। ये क्या होती है, सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके, अब ये आप जानते हो कि दे हैव fixed shape and volume due to strong intermolecular forces। ठीक है, क्या होता है, जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो शेप और वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। क्यों, क्योंकि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनके एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो एटम्स होते हैं वो टाइटली एक दूसरे से हेल्ड रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, और जिससे उसका जो शेप है और साइज़ है या फिर उसका जो वॉल्यूम है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। ठीक है, दे जनरली हैव हायर डेंसिटी, दे जनरली हैव हायर डेंसिटी। जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड के कंपैरिजन में या गैसेस के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। और क्या होते हैं कि दे आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो है इतने पास पास होते हैं, उनके बीच में कम ही स्पेस होता है, जिसकी वजह से उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, यानी कि हम जब इनको कंप्रेस करते हैं तो वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते, दबते नहीं हैं। तो इसलिए उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, या फिर सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल। ओके, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है सॉलिड स्टेट का। इसके आगे हमें इसका क्या पढ़ना है, पूरा क्लासिफिकेशन इस चैप्टर में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो जो सॉलिड्स हैं उनको हम लोग जो दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला जो है हमारा, कौन से सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे एमॉर्फस सॉलिड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड में। अब देखिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें जो एटम्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, एकदम रेगुलरली अरेंज्ड होंगे। यानी जितना बड़ा भी क्रिस्टल है, यानी जहाँ तक वो
क्रिस्टल है वो पूरे क्रिस्टल में जो एटम्स होंगे वो एकदम क्या होते हैं, रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। जितना भी मतलब बड़ा क्रिस्टल हो या कोई भी क्रिस्टल हो, उसके हर पार्ट में जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट। और ये क्या होता है, हर जगह तक होता है, मतलब पूरे क्रिस्टल में, थ्रू आउट द क्रिस्टल। तो इसको हम लोग, इस तरह के ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो क्रिस्टलाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, द एटम्स आर, या द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिख सकते हैं हम, एटम्स नहीं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are arranged in order up to long range, ठीक है, यानी कि लंबी दूरी तक, यानी कि पूरे क्रिस्टल में जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन। अब अमॉर्फस में क्या दिक्कत है, क्या इसमें ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि अरेंजमेंट, मान लो कि यहाँ पर ऑर्डर अरेंजमेंट है, थोड़ी दूर तक चला ये ऑर्डर, फिर उसके बाद क्या हो गया, ये डिसऑर्डर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा बिगड़ गया ऑर्डर, फिर क्या हो गया, फिर थोड़ी दूर पे ऑर्डर हो गया, फिर डिसऑर्डर हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर तो होता है लेकिन कम दूरी तक, पूरे क्रिस्टल में यानी कि पूरे सॉलिड में एक जैसा ऑर्डर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, द एटम्स या द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are arranged in order up to short range, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या है इनमें, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है एटम्स का और यहाँ पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड में, से हम पहचानते हैं कि कौन से क्रिस्टलाइन है, कौन से। हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन में हमारे NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, आइस हो गई, ये सब हमारे कैसे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस के क्या एग्जांपल हैं, जैसे कि रबर, वैक्स, प्लास्टिक और ग्लास, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, हमारे अमॉर्फस के। इसमें क्या होता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो अब हम सारे डिफरेंसेस देखेंगे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में। तो पहला डिफरेंस आपको पता है कि दे हैव, क्रिस्टलाइन में क्या होता है, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट throughout the solid, इसमें क्या हो जाएगा, they don't have do not have regular arrangement throughout the solid। इसमें क्या होता है, पूरे सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसमें पूरे सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, शार्प होता है। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि इसको जब हम गर्म करते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही क्या होंगे, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि कोई 1 डिग्री ना ऊपर होगा, 1 डिग्री ना कम होगा, बिल्कुल एक पर्टिकुलर रेंज में, रेंज नहीं बोलेंगे, पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस पे ही या पर्टिकुलर डिग्री पे ही वो क्या होगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, अमॉर्फस में
इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उसी टेम्परेचर पे जो है वो पिघले या फिर उसी टेम्परेचर पे ही पूरा मेल्ट हो। इसमें क्या हो सकता है, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें क्या होती है, एक रेंज होती है टेम्परेचर की कि इससे इतने डिग्री तक ये जो है जो हमारा सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है दूसरा पॉइंट, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर हम जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इनको हम लोग क्या करें, चाकू से कट करें, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, दे गिव क्लीन सरफेस। अगर हम इसको कट करते हैं या फिर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को चाकू से, तो हमें इनका जो सरफेस होता है बिल्कुल चिकना होता है, एक भी कट नहीं होगा, एक भी उसमें इरेगुलरिटी नहीं होगी, एकदम क्लीन सरफेस हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे अमॉर्फस सॉलिड है ये क्या होंगे, दे एग्जिबिट इरेगुलर कट। इनको जब हम काटेंगे तो इनसे क्या है, हमें कोई रेगुलर कट नहीं मिलेगा, मतलब रेगुलर सरफेस नहीं मिलेगा, हमेशा इरेगुलर होगा, ऐसा ऊंचा नीचा सा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर ट्रू सॉलिड्स, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड्स इनको क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी इनको बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ऐसे क्यों बोलते हैं, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, मतलब ये इन सॉलिड्स को बस हम लोग सॉलिड बोलते हैं, ये एक्चुअल में सॉलिड की प्रॉपर्टीज इनमें नहीं होती। ये ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनको बहुत ही कम टेम्परेचर पे बहुत तेज़ी से ठंडा किया गया होता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। जैसे कि हमारी जो कांच की दीवार, कहीं कहीं पे जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती थी, इमारतें होती थी, वहाँ पे जाएंगे आप तो जो खिड़कियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पर उसमें ग्लास लगे होते हैं, वो ग्लासेस क्या हो गए हैं, ऊपर से पतले हो गए हैं और नीचे से मोटे हो गए हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लास में होती है वो फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ में क्या होते हैं, फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से जो नीचे का ग्लास है वो मोटा हो जाता है और ऊपर का क्या होता है, पतला हो जाता है। तो ये फ्लो करने की टेंडेंसी किसकी होती है, लिक्विड्स की होती है। तो ग्लास कैसे बनाया जाता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, लिक्विड में होता है, लेकिन जब इसको ठंडा किया जाता है बहुत ही कम टेम्परेचर पे, तब ये किस में आ जाता है, सॉलिड स्टेट में। इसलिए जितने भी अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनको क्या बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर स्यूडो सॉलिड्स। जो असल में जो हमारे सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जितने भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं ये कैसे होते हैं, एनिसोट्रॉपिक, और ये हमारे क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक। अब ये क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। अगर किसी क्रिस्टल में अगर हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन पे जाने पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट आए तो उसको हम लोग बोलते हैं अनिसोट्रॉपिक, ठीक है। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक। अब ऐसा क्यों होता है, क्रिस्टलाइन है, जैसे कि यहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट है एटम्स का, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन है तो पूरे थ्रू आउट द क्रिस्टल ऐसा ही अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ हम इस डायरेक्शन में जाएं तो इस डायरेक्शन में क्या है, ये एटम्स जो हैं दूर दूर हैं, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इस डायरेक्शन में थोड़ा पास में एटम्स हैं। तो यहाँ अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस डायरेक्शन में ज़्यादा होगी, इस डायरेक्शन में ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एटम्स हैं वो ज़्यादा पास हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो
दूर दूर एटम्स की वजह से क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन पे जब हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, वो सब क्या उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह का जो फिनोमेना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिज्म या फिर एनाइसोट्रॉपिक हम इन कंपाउंड्स को बोलेंगे। इसमें क्या होता है अमॉर्फस में, इसमें क्या है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट तो है नहीं, यहाँ पर रेगुलर है, फिर इरेगुलर हो गया, फिर रेगुलर हो गया, यानी कि यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, कहीं भी रेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलर हर जगह पर क्या है, इरेगुलर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, मैग्नीट्यूड जो किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का होगा वो सेम ही निकलेगा। इसलिए इस तरह के जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं हमारे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक। ओके, क्लियर है ये डिफरेंस। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारे, उनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है हमारे आयनिक सॉलिड्स, दूसरा क्या है हमारे मेटालिक सॉलिड, तीसरा क्या है कोवेलेंट सॉलिड, और चौथा है हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं आयनिक सॉलिड्स कौन से हैं हमारे। तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं उसमें कौन कौन से आते हैं सॉलिड्स, जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, आयनिक सॉलिड्स की कैटेगरी में। इसकी खासियत क्या है, आयनिक कंपाउंड्स में जो हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं उनकी खासियत क्या है, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो कौन से होते हैं, आयंस होते हैं। आयंस मतलब कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है आयनिक सॉलिड्स में, कैटायन एंड एनायन। तो इसमें जो बाइंडिंग फोर्स है इनके बीच में वो क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो यहाँ पे आयनिक सॉलिड्स में बेसिकली कितने कौन से कंपाउंड्स आएंगे हमारे, आयनिक कंपाउंड्स आएंगे। इनमें जो एटम्स होंगे या फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लग रहा है, कैटायंस और एनायंस के बीच में। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, एग्जाम्पल जितने भी आयनिक कंपाउंड्स ले लें हम लोग, जैसे कि NaCl हो गया, CaCl2 हो गया और CaSO4 हो गया। तो जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, आयनिक सॉलिड्स की कैटेगरी में। आयनिक सॉलिड्स की क्या खासियत होती है कि इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं। इनको तोड़ना जो है बहुत ज़्यादा, इनके मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे कि नमक को आप, जो हमारा NaCl है नॉर्मल जो हम लोग नमक खाते हैं, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर है पोलर सॉल्वेंट है हमारा, उसमें आयंस होते हैं, इसलिए जितने भी पोलर सॉल्वेंट होंगे उसमें क्या होता है, हाईली सॉल्युबल होते हैं ये कंपाउंड्स, ये वाले सॉलिड्स। और जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे जैसे कि बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इसमें क्या होंगे, ये इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है, तो ये दूसरी कैटेगरी क्या है हमारी, मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, इसमें कौन से सॉलिड्स आएंगे, तो ये सिंपली पहचान लोगे आप लोग, इसमें जितने भी मेटल्स हैं, क्या सोना चांदी लोहा, ये सब जितने भी हैं हमारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे, मेटालिक सॉलिड्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मेटालिक सॉलिड्स में, ये क्या होते हैं,
constituent particles are metal kernels. मेटल कर्नल्स क्या होते हैं? देखिए जैसे कि सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर Na से, सोडियम एटम से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो यहाँ पर क्या बचेगा? Na+ और ये हमारा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। और ये जो बची हुई स्पीशीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल कर्नल। तो यहाँ पर मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? ये जो है मेटल कर्नल्स, ठीक है। बात आ गई समझ में ये? इसके बाद अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा लगता है? यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल कर्नल एंड कोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दो चीज़ आपको इसमें क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? हमारे मेटल कर्नल्स होते हैं, और फोर्स कौन सा लगता है? मेटल कर्नल्स और कोर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है। और इसमें क्या, मेटालिक सॉलिड्स में क्या होते हैं? ये जो मेटल कर्नल्स हैं वो क्या होते हैं? मेटल कर्नल्स आर इमर्ज्ड in sea of mobile electrons। मतलब जो मेटल कर्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये मेटल कर्नल बचा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा सोडियम आयन भी ऐसे ही होगा, तीसरा ऐसे ही होगा और चौथा ऐसे ही होगा, ठीक है। इसी तरह से पूरे क्रिस्टल में क्या होंगे? ये मेटल कर्नल्स पड़े हुए हैं। इसी तरह से ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरह से पड़े होंगे हर जगह पर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले से भी अट्रैक्ट है, इस वाले से भी अट्रैक्ट हो रहा है, इस वाले से भी अट्रैक्ट हो रहा है, इस वाले से भी अट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन सारे एटम से और ये एक जगह पे फिक्स भी नहीं है, मोबाइल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं? ये मेटल इलेक्ट्रॉन्स जो है पड़े रहते हैं, ऐसे डूबे रहते हैं, ठीक है। सी मतलब समुद्र। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि समुद्र है कोई इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें ये जो मेटल कर्नल्स हैं वो पड़े हुए हैं, अट्रैक्टेड हैं। इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है यहाँ पर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। मेटालिक बॉन्डिंग समझ में आ गई। इसी मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से कुछ जो मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। जैसे कि सोडियम है, सोडियम में केवल एक कोर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो कम है। लेकिन आयरन में क्या होते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बॉन्डिंग भी उसमें ज़्यादा होती है। इसीलिए सोडियम जो है वो सॉफ्ट होता है, जिससे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। लैब में आप लोगों ने देखा होगा कि जो लैब में सोडियम रखा होता है उसको चाकू से काट के आपको दिया जाता है छोटे छोटे पीसेस करके, वो इतना सॉफ्ट मेटल है। लेकिन जो आयरन है, क्या उसको आप चाकू से काट सकते हो? वो इतना हार्ड होता है, कहीं वो चाकू से कटेगा? तो क्यों ये डिफरेंस है? जबकि दोनों ही मेटल है। तो डिफरेंस केवल किसकी वजह से है? मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो मेटालिक जो क्रिस्टल्स हैं, मेटालिक सॉलिड्स हैं, वो आपको क्लियर हो गए होंगे किसे कहते हैं। तो जितने अब मेटालिक जो सॉलिड्स हैं उनको आप पहचानोगे कैसे? तो जितने भी मेटल्स हैं वो सब किस में आ जाएंगे? हमारे मेटालिक सॉलिड्स में, ठीक है। थर्ड कैटेगरी क्या है हमारी? कोवेलेंट सॉलिड्स। तो इसमें क्या होते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स ही होते हैं। एक मिनट, यहाँ क्या होते हैं? एटम्स होते हैं
वो सेम मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, सेम और डिफरेंट एटम्स। तो यहाँ पर क्या है, बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है, एटम्स के बीच में। जो कोवैलेंट सॉलिड है वो किससे मिलकर बने हैं, एटम्स से मिलकर बने हैं। वो सेम टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं। इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है, इन एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स है, वो क्या है हमारा, कोवैलेंट बॉन्ड या फिर कोवैलेंट लिंकेज। यानी कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से किससे कनेक्ट होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। और इसमें होता क्या है कि जितने भी एटम्स होते हैं वो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्डेड होते हैं सारे एटम्स की, एक जॉइंट इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी कि 3 डायमेंशनली वो क्या होते हैं, अलग अलग बॉन्डेड होते हैं। जैसे कि जो हमारा डायमंड है, डायमंड में क्या होते हैं, इस तरह से सारे कार्बन्स जो हैं, जैसे ये कार्बन है, ये 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली ऐसे अटैच्ड है कोवैलेंटली। अब ये जितने भी कार्बन्स हैं ये क्या होंगे, ये और 4 कार्बन से इस तरह से टेट्राहेड्रली अटैच्ड होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसीलिए क्या बन जाता है, एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है। तो इस तरह से कोवैलेंट सॉलिड्स को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पर कैसा बॉन्ड होते हैं, एक जॉइंट इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर बनता है। यानी कि अगर हम चाहें तो 20 से एक कार्बन ऐसे इजीली नहीं निकल सकता है। यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत ही टाइटली एकदम जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है, सारे फंसे हुए कार्बन्स होते हैं एक दूसरे में। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। और जैसे डायमंड है तो ये भी कोवैलेंट सॉलिड में। ग्रेफाइट भी होता है कार्बन का, आपने देखा होगा, एक तो एलोट्रॉप ये है डायमंड और दूसरा क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। ग्रेफाइट में क्या होता है, जो कार्बन होता है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे क्या है, कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ग्रेफाइट में क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो इस तरह से 3 कार्बन से जुड़ा होता है। सारे जो कार्बन्स हैं वो 3 कार्बन से जुड़े होते हैं, ठीक है। जब 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी होगा ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, कंडक्टर होता है। और ये वाला क्या होता है, जो डायमंड है वो क्या होता है, हमारा इंसुलेटर होता है। यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट कर सकता है। ये कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ये कैसा होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होती है, लेयर्स बन जाती है। एक 2 डायमेंशनल लेयर हो गई, दूसरी 2 डायमेंशनल लेयर हो गई। और ये लेयर्स जो हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं वीक वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कोवैलेंट सॉलिड्स। कोवैलेंट सॉलिड्स को आप कैसे पहचानेंगे, तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत ही कम है। जैसे कि एक तो हो गया हमारा डायमंड हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और हो सकता है सिलिका हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे कोवैलेंट सॉलिड्स के बहुत ही गिने चुने एग्जाम्पल्स हैं। आप इजीली याद कर सकते हैं इनको, तो इसमें आपको ज़्यादा पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इन सब से जो बचे हुए हैं, यानी कि आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और हमारे कोवैलेंट सॉलिड, इन सब से जो इस कैटेगरी में नहीं आएगा और जो बाकी कंपाउंड्स बच जाएंगे जितने भी सॉलिड्स, वो हमारे लास्ट कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कैटेगरी में। तो चौथी कैटेगरी क्या है हमारी, और ये लास्ट कैटेगरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं इसमें, मॉलिक्यूल्स। यानी कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कौन सा होता है, ये होते हैं वीक वैन डर वाल फोर्सेस,
वॉन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, ये बहुत ही वीक फोर्स होते हैं, इसीलिए ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये बाकी सॉलिड्स के कंपैरिजन में कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स जैसे कि ड्राई आइस। ड्राई आइस आप जानते होंगे किसको बोलते हैं हम लोग, सॉलिड CO2 को। ठीक है, और हमारी नॉर्मल जो आइस है ड्राई सॉलिड H2O। ठीक है, आयोडीन हो गया, HCl हो गया, सॉलिड HCl, और सॉलिड बोरिक एसिड हो गया H3BO3। तो ये सारे जितने भी हैं हमारे, ये सब कैसे हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनमें अलग अलग, अब वॉन डर वाल फोर्सेस भी जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं, यानी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे लंडन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस कब होते हैं, जब मॉलिक्यूल जो है वो कैसा हो, नॉन पोलर हो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पर कोई दिख रहा है आपको, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन नॉन पोलर है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, लंडन फोर्स। लंडन फोर्स कैसा होता है, जैसे कि आयोडीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इस तरह का ये मॉलिक्यूल है, तो वैसे तो ये नॉन पोलर है, लेकिन किसी टाइम पर क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं तो किसी एट इंस्टेंट क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ कुछ ज़्यादा डेंसिटी हो जाएगी उनकी, और एक तरफ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाता है, इस तरह से पोलर हो जाता है, एक तरफ पॉजिटिव हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव हो जाता है। तो उस टाइम पर जो इसका नेगेटिव पार्ट होगा या फिर इसका पॉजिटिव पार्ट होगा, वो दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसमें भी एक डाइपोल मोमेंट जो है इंड्यूस हो जाएगा। इसकी वजह से तो थोड़ी देर के लिए जो ये पोलर हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगने लगेगा। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लंडन फोर्सेस। ठीक है, तो जितने भी हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि आयोडीन, अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो किसकी वजह से है, लंडन फोर्सेस की वजह से। ठीक है, दूसरे क्या होते हैं हमारे, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन क्या होता है, जब हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो, पोलर हो। जैसे कि हमारा कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, HCl हो गया। ठीक है, HCl कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डाइपोल है। तो यहाँ पर दूसरा जो HCl होगा उस पर भी इस तरह से डाइपोल होगा, तो यहाँ क्या करेगा, ये क्लोरीन नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर कैसा हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो रहा है। इस वजह से जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं वो सॉलिड स्टेट में हैं। बाकी जिसमें हाइड्रोजन, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोजन किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इन सब एटम से जुड़ा हो, तब वहाँ पर क्या होती है हमारी H बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो वहाँ पर अगर वो सॉलिड के केस में है, सॉलिड स्टेट में है, तो वहाँ पर H बॉन्डिंग होगी। जैसे कि क्या हो गया हमारा H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर अगर ये सॉलिड बनता है तो किस वजह से बनता है, वाटर आइस में कन्वर्ट क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसी तरह यहाँ पर H3BO3, यहाँ पे भी H जो है वो O से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में H बॉन्डिंग की वजह से होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और पूरा सॉलिड्स का। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स के लिए, तो प्लीज़ इसे पढ़िए। ओके।